बेटी बेटी होती है, हिंदू की हो, मुसलमान की हो, सिख की हो, ईसाई की हो, उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, गुंडागर्दी मत कीजिए। आप तय करने वाले कोई नहीं होते कौन क्या पहनेगा, कौन क्या खाएगा, कौन क्या कैसे रहेगा, कौन जाफर इस्लाम। ये 80 और 20 में हिंदुस्तान को बांटना बंद करो, गरीब बच्चों के फीस पे चर्चा। खाओ डिजिटल, गाओ डिजिटल, देश का बैंड बजाओ डिजिटल, रुपया डिजिटल, बैंक भी डिजिटल और सेना का टैंक भी डिजिटल। बच्चे पाए डिजिटल शिक्षा और फिर मांगे डिजिटल भिक्षा। बच्चे पाए डिजिटल शिक्षा और फिर मांगे डिजिटल भिक्षा। डिजिटल डॉक्टर, डिजिटल गोली, डिजिटल ईद और डिजिटल होली, डिजिटल सड़क पर डिजिटल कार, डिजिटल संसद और सरकार, डिजिटल खेत में करो किसानी, डिजिटल खाद और डिजिटल पानी, डिजिटल दूध और डिजिटल गाय, डिजिटल चीनी, डिजिटल चाय, भर के खाओ डिजिटल रोटी और फिर कर दो डिजिटल पोटी। ये इस बजट के बारे में एक कवि की प्रतिक्रिया है मान्यवर। और जो इस सरकार के दावे हैं अब उस पर थोड़ी बात कर लेते हैं मान्यवर। इन्होंने कहा है कि 60 लाख नौकरियां देंगे। मैं पूछना चाहता हूं, आपने तो स्वयं स्वीकार कर लिया, पहले तो आप 2-2 करोड़ करके लोगों को मूर्ख बनाते रहे और अब आप खुद स्वीकार कर रहे हैं कि 2 करोड़ आपके बस की नहीं है। अब आप 60 लाख नौकरियां देने की बात कह रहे हैं। और आप नौकरियां कैसे दे रहे हैं नौजवानों को मान्यवर? 35,000 रेलवे भर्ती के लिए 1 करोड़ नौजवानों ने उसमें फॉर्म भरा और उसके बाद जब उसका परिणाम आता है उसमें घोटाला और गड़बड़ी की जाती है। जब वो नौजवान सड़क पर नौकरी मांगने के लिए निकलते हैं उनको लाठियों से पिटवाया जाता है प्रयागराज में, उनको पटना में लाठियों से पिटवाया जाता है, घर में घुस के लाठियों से पीट पीट के आप नौकरी दे रहे हैं, आंसू गैस के गोले छोड़ छोड़ के आप नौकरी दे रहे हैं। आप कर्मचारियों की बात इस बजट में कर लीजिए मान्यवर। जब कर्मचारियों की चर्चा होती है, पूरे देश के कर्मचारियों की एक ही मांग है, पुरानी पेंशन की बहाली की जाए, पुरानी पेंशन की बहाली की जाए। 40 दिन कोई सांसद और विधायक रह लेता है, पूरे जीवन भर उसको पेंशन मिलती है। 40 साल कोई कर्मचारी नौकरी करता है, उसकी पेंशन आपने खत्म कर दी। पेंशन तो छोड़िए, टैक्स के राहत की उम्मीद थी कर्मचारियों को, आपने इस बजट में वो भी नहीं दिया। इसके साथ साथ मान्यवर आपने इस बजट में किया क्या है? 22 तक सबको घर देने की आपकी योजना थी। वो 22 तक घर देने की योजना भी पूरी तरीके से जमीन पर उतर के नहीं आई, वो भी फेल साबित हुई। जब आपसे पूछा जाता है सरकार की उपलब्धि क्या है, सरकार की आमदनी क्या है, आप सीना ठोक के कहते हैं अरे हमने तो आमदनी बढ़ा दी, देश का एयरपोर्ट बेच दिया। फिर आपसे पूछा जाता है कुछ आमदनी बढ़ी क्या सरकार की, कहते हैं हाँ बिल्कुल बढ़ा दी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड बेच दिया, कोल इंडिया बेच दिया, बीपीसीएल बेच दिया, LIC बेच दिया, बैंक बेच दिया, पोर्ट बेच दिया, सब कुछ बेचने का काम किया। ये आपका मेक इन इंडिया है, ये आपका डिजिटल इंडिया है। मान्यवर मैं खत्म कर रहा हूं मान्यवर। मैं मनरेगा की आप बड़ी पीठ थपथपाते हैं अपनी, मनरेगा की चर्चा बहुत होती है। मनरेगा का बजट आपने खत्म कर दिया, खाद की सब्सिडी आपने कम कर दी। इसका मतलब जो गरीबों को अन्न देने की योजना है वो भी योजना एकमात्र आपकी दिखावा है और मार्च के बाद गरीबों को अनाज हिंदुस्तान में मिलना बंद हो जाएगा। अंत में आपके माध्यम से एक ही इस सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि अपना ध्यान देश की तरक्की पर लगाइए, देश को आगे बढ़ाने पर लगाइए। बेटी बेटी होती है, हिंदू की हो, मुसलमान की हो, सिख की हो, ईसाई की हो, उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, गुंडागर्दी मत कीजिए। आप तय करने वाले कोई नहीं होते कौन क्या पहनेगा, कौन क्या खाएगा, कौन क्या कैसे रहेगा, कौन जाफर इस्लाम। आई एम सॉरी। और जब महामहिम राष्ट्रपति का भाषण करवाते हैं तो आप श्रेष्ठ भारत, एक भारत, सबका साथ, सबका विकास और अमृत महोत्सव की चर्चा करते हैं। मान्यवर मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक आपके सामने सरकार से पूछना चाहता हूं, आप देश के महापुरुषों को याद कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, याद कीजिए। लेकिन आजादी के 75वें अमृत महोत्सव में, आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर अगर महामहिम राष्ट्रपति के भाषण में गांधी जी की भी चर्चा कर देते
तो आपको शर्मिंदा होना पड़ता, आपका सर शर्म से झुक जाता है। अहिंसा के पुजारी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को धर्म संसद बुलाकर उत्तराखंड में अपमानित किया जाता है मान्यवर, मध्य प्रदेश में अपमानित किया जाता है मान्यवर, छत्तीसगढ़ में अपमानित किया जाता है मान्यवर। मैं कहना चाहता हूं, अगर यह सरकार गोडसे की विचारधारा पर चल रही है तो मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन अगर गांधी के प्रति जरा भी सम्मान है तो उन लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करके उनको जेल के सीखचों के पीछे डालना चाहिए। यह राष्ट्रद्रोह है मान्यवर। बापू का अपमान हो रहा है। दुनिया के किसी देश में चले जाइए, आप कहते हैं हम भारत से आए, लोग कहते हैं गांधी जी के देश से आए। उस महात्मा गांधी का अपमान इस देश में हो रहा है मान्यवर, आजादी के 75वें साल में, और सरकार खामोश, प्रधानमंत्री जी खामोश, कोई उसकी चर्चा नहीं करते, क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जिस विचारधारा से आती है वो विचारधारा गोडसे को महिमा मंडित करने की विचारधारा है, गांधी के विपरीत काम करने वाली विचारधारा। दूसरी बात मान्यवर, सबका साथ सबका विकास का जिक्र किया गया। एक तरफ आप सबका साथ सबका विकास का जिक्र करते हैं, दूसरे तरफ आपके नेता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं, आदित्यनाथ जी भाषण देते हैं, यूपी का चुनाव 80 और 20 पर होगा, 80 और 20 पर होगा। ये 80 और 20 क्या है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं बड़ी विनम्रता पूर्वक, वो कोरोना की महामारी में जो लाखों लोग मारे गए, वो 80 में आते हैं कि 20 में आते हैं? वो किसान जो 1 साल तक सड़कों पर बैठा रहा, 750 किसान शहीद हो गए, वो 80 में आते हैं या 20 में आते हैं? वो खुशी दुबे उत्तर प्रदेश की बेटी जो 1.5 साल से जेल में सड़ रही है, वो प्रभात मिश्रा जिसका फर्जी इनकाउंटर हो गया, वो हाथरस की बेटी जिसको रात में 2 बजे जला दिया गया, वो नौजवान जो लाठियों से पीटे जाते हैं मान्यवर, वो 80 में आते हैं या 20 में आते हैं? ये 80 और 20 पे हिंदुस्तान को बांटना बंद करो। गरीब बच्चों के फीस पे चर्चा करो, तरक्की पर चर्चा करो। आप किस ओर हिंदुस्तान को लेकर जाना चाहते हैं? क्या आप करना चाहते हैं? आपने श्रेष्ठ भारत कहा, 17वें पॉइंट को मैं पढ़ रहा था मैंने, श्रेष्ठ भारत, और इस श्रेष्ठ भारत के साथ आप क्या कर रहे हैं? माननीय गृह मंत्री जी बयान देते हैं मुजफ्फरनगर में जाके, दंगे याद है ना? आप 4 मिनट बोल चुके हैं मान्यवर, प्लीज। जिसके एक मेंबर है, जिसके एक मेंबर है, एज पर रूल्स जा रहा हूं, प्लीज एज पर रूल्स, 10 एज पर रूल्स, नहीं मेरे साथ न्याय कीजिए। एज पर रूल्स मैंने आपका नाम लेट से आया, मैं आपको अवसर दे रहा हूं। अगर आप नहीं, अगर आप, मैं उस पर बहस नहीं करना चाहता, मैं रूल्स के अनुसार आपको मौका दे रहा हूं, नहीं तो मैं दूसरे किसी को आमंत्रित करूंगा। 2 मिनट में करें आप ऑलरेडी 4 मिनट बोल चुके हैं, प्लीज। मान्यवर, मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक आपसे कहना चाहता हूं, हमारे देश के गृह मंत्री, इस भाषण में श्रेष्ठ भारत की बात कही गई। वो भारत श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ था, श्रेष्ठ रहेगा, लेकिन उस श्रेष्ठ भारत को आप दिन रात पाकिस्तान से डराते हैं। बिहार का चुनाव होता है, पाकिस्तान से डराते हैं। यूपी का चुनाव होता है, पाकिस्तान से डराते हैं। पंजाब का चुनाव होता है, पाकिस्तान से डराते हैं। अरे पाकिस्तान से डराना बंद करो। हम 130 करोड़ हिंदुस्तानी हैं, हम किसी पाकिस्तान से नहीं डरते। अगर भाजपा के लोगों को डर लगता है तो चुनाव प्रचार में निकलना बंद कर दीजिए, लेकिन पाकिस्तान की चर्चा चुनाव में मत